नमस्कार दोस्तों, कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं कि क्रिएचर यूनिवर्स का महायुद्ध आने वाला है, जिसमें क्रिएचर यूनिवर्स की कई कहानियों के रेफरेंसेस हैं। मैं यह आशा करता हूं कि आप उस महायुद्ध के आने के पहले उन कहानियों को जरूर सुन लें, जिसकी प्लेलिस्ट मैं आखिरी में दे दूंगा। अगर मुझे कोई भी एक कहानी रिकमेंड करनी हो तो मैं क्रिएचर्स ओरिजिन स्टोरी जरूर रिकमेंड करूंगा, क्योंकि उसमें वेंडिगो, वैम्पायर्स, स्किन वॉकर्स और वेयरवुल्फ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी जानकारी उसमें दे दी गई है। इस कहानी को भी मैं इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। वैम्पायर और वेयरवुल्फ के बीच छिड़ा यह घमासान सदियों पुराना है। शुक्राचार्य के दिए हुए उस श्राप के कारण यह दोनों दामजंतु अपनी श्रापित पीढ़ी जी रहे हैं। यह दोनों इंसानी भेष धारण कर सकते हैं, मगर शिकार करते वक्त वह अपना असली चेहरा दुनिया के सामने लाते हैं। घटना उत्तर प्रदेश के सिकुआ गांव की है, जहां अचानक लोग गायब होने लगे। पुलिस थाने में लोग अपने अपने परिवारजनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दाखिल कराने लगे और थाने में रोज मानो लाइन लगने लगी। सिकुआ गांव शहर से काफ़ी दूर था, जहां सरकार की विकास यात्रा मानो पहुंचते पहुंचते ही रह गई। गांव अभी भी बहुत पिछड़ा था, ज़्यादातर लोग खेती पर ही निर्भर थे। थाने में मौजूद इंस्पेक्टर वेद गौतम भी हो रही इन वारदातों से चिंतित हो गए। सभी गुमशुदा लोगों की तलाश जारी थी। गांव दो तरफ से जंगलों से ढका हुआ था। एक और गंगा बहती तो बचे हुए क्षेत्र में खेती बाड़ी होती। ऐसे दुर्गम भूगोल में बसे इस गांव में ऐसे लोगों का अचानक से गुम हो जाना बेहद आश्चर्यजनक था। इंस्पेक्टर वेद ने उन गायब हुए लोगों को ढूंढने की खूब कोशिश की, मगर उन्हें सबूत के नाम पर एक तिनका तक नहीं मिला। वेद और उनके ऑफिसर्स पूरे जंगल का चप्पा चप्पा छान रहे थे। 2 दिन बीत चुके थे, मगर अब तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। गांव में अंधविश्वासों की लहर फैल चुकी थी। कोई कहता कि यह काम किसी निशी डाक चुड़ैल का है, तो कोई कहता यहाँ किसी डायन का साया है। इंस्पेक्टर वेद गांव में फैल रही इन सभी अफवाहों से तंग आ चुके थे, मगर उन्हें भी अब तक इस केस से जुड़ा कोई भी संदर्भ नहीं मिला था। लोगों को गुम हुए अब तक 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। इंस्पेक्टर के माथे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। उन्होंने अपने जेब से एक सिगार निकाली, उसे अपने होठों के बीच दबाकर सुलगा ली और एक जगह कुर्सी पर माथा टेक कर बैठ गए। तभी अचानक एक व्यक्ति शोर मचाता हुआ आया। साहब साहब, वो कुएं में। वह हाँफ रहा था। कुएं में क्या? इंस्पेक्टर वेद ने डांट कर पूछा। साहब, आप खुद देख लीजिए। जैसे ही इंस्पेक्टर वेद उस आदमी के साथ उस कुएं तक आए, वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ कुएं को घेरे हुए थी। वह कुआं खलिहान के एकदम बीचों बीच था। इंस्पेक्टर वेद ने भीड़ को चीरते हुए उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़े और कुएं के अंदर झांका, मगर कुछ दूर के बाद कुएं की गहराई में गुप्त अंधेरा छाया हुआ था, जिसकी वजह से कुएं के तल को देख पाना बिल्कुल असंभव था। यह कुआं किसकी खेत पर है? वेद ने वहां मौजूद लोगों से पूछा। एक व्यक्ति अपने सिर में साफा बांधे हुए हाथ जोड़े आगे आया। जी साहब, मेरी जमीन है। मेरा नाम सोहन लाल है। मेरे पुरखों ने यहाँ कुएं का निर्माण किया था, और आज जब मैं खेतों में काम कर यहाँ हाथ मुंह धोने आया, और जैसे ही मैंने कुएं में एक बाल्टी पानी खींची तो क्या? इंस्पेक्टर वेद ने डांट कर पूछा। सोहन लाल ने झुंझलाकर कपकपे स्वर में कहा, साहब, जैसे ही मैंने कुएं से बाल्टी खींची, उस बाल्टी में साहब एक पूरा इंसानी हाथ आ निकला। मैं डर गया और मेरे हाथ से बाल्टी सहित रस्सी भी कुएं में गिर गई। इंस्पेक्टर वेद ने टॉर्च से कुएं के अंदर देखना चाहा, मगर उस गहराई तक टॉर्च की रोशनी भी नाकाम रही। कुछ ही देर में उस कुएं में रस्सी लगाई गई और 2 कर्मचारियों को उस कुएं के अंदर उतारा गया। कुछ मिला? वेद ऊपर से चिल्लाया। अभी तक तो कुछ नहीं साहब, अंदर से कर्मचारी की आवाज आई। कुछ देर बाद कुएं के अंदर से फिर आवाज आई। साहब, यहाँ अंदर कोने में कोई सुरंग या गुफा है, अंदर जाएं या नहीं? हाँ, देखो जाकर, वेद ने कहा। वह कर्मचारी अपनी टॉर्च लिए उस कुएं के अंदर मौजूद गुफा की ओर जाते हैं। उन कर्मचारियों की कमर में रस्सी बंधी हुई थी, जो सीधे कुएं के बाहर मौजूद लोगों ने पकड़ रखी थी। तभी कुएं के अंदर से आवाज आती है, साहब, यहाँ तो लाशों का भंडार है। आनन फानन में उन सभी लाशों को कुएं से बाहर निकाला जाता है। वह सभी लाशें उन्हीं सभी गुमशुदा लोगों की थी जो गांव से गायब हो गए थे और जिनकी तलाश अभी तक नाकाम रही थी।
वह लाशें बहुत बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। किसी के सिर उखड़े हुए थे तो किसी का पैर चीर दिया गया था। सभी के शरीर में गहरे नाखून और दांतों के घाव थे, मानो किसी जंगली जानवर ने इतने निर्मम तरीके से इनकी हत्या की हो। कुछ लाशों के अंग भी गायब थे। उन लाशों के परिजनों में से अपने अपने रिश्तेदार पहचान कर वह छाती पीट कर रोने लगे। इंस्पेक्टर वेद भी यह सब देख हैरान थे। गांव में अफवाहों का दौर और भी मजबूत हो चुका था। वह निशा डाक ने ही इन सभी लोगों का शिकार किया है, पर इंस्पेक्टर वेद इन सभी अफवाहों को शुरू से ही नकार रहे थे। सभी लाशों को मुर्दा घर में रखा गया था। रात के 12 बज चुके थे। गांव में सन्नाटा था। थाना में भी सिर्फ वेद के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। वेद के चेहरे में शिकन थी। शुरुआत से ही मानो उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने टॉर्च की रोशनी जलाई और चोरी छिपे मुर्दा घर की ओर निकल पड़ा। अंधेरी रात में उसकी टॉर्च की रोशनी के अलावा और कोई रोशनी ना थी। कीट मकोड़े के अलावा और कोई आवाज ना थी। दबे पैरों के साथ वह मुर्दा घर के पीछे वाली खिड़की के अंदर जा घुसा। वहां कई मुर्दा घरों को रखा गया था। उसने लाशों को दोबारा जांचा तो उसे उन लाशों के घाव के अंदर एक नाखून का छोटा टुकड़ा और एक बाल मिला। उसने उसे अच्छे से सूंघा और जांचा। उसकी आंखें चमक उठी। मुर्दा घर के काउंटर में बैठी महिला को अंदर लाश वाले कमरे में से कोई आवाज आई। उसने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और मुर्दा कमरे की ओर बढ़ी, और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो देखा कि अंदर कोई नहीं था। आइस ड्रॉवर में रखी लाश का ड्रॉवर खुला हुआ था, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। इंस्पेक्टर वेद किसी तरह वहां से बच निकला था। अंधेरी रात में दबे हुए कदमों के साथ वह चला जा रहा था। वह थाना से होते हुए आगे गुजर गया और चेहरा छुपाए गांव के अंदर घुस गया। पूरे गांव में सन्नाटा था। कहीं से भी रोशनी की जरा सी भी लौ दीख नहीं पड़ती थी। साए साए करती हवा ठिठुरती ठंड में उसके कानों में घुस रही थी। वह उसी खेत में पहुंच गया जहां वह कुआं था जिसमें वह गुमनाम लाशें पाई गई थीं। बेहद रहस्यमय और संदेहजनक ढंग से उसने आसपास नजरें घुमाई और कुएं के करीब गया। वह जैसे ही उस कुएं के नजदीक पहुंचा, इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? पीछे से आवाज आई। वेद घबरा कर पीछे मुड़ा तो देखा कि एक व्यक्ति बड़ी चमकदार आंखों के साथ खड़ा हुआ है। अंधेरे के कारण उसकी आंखों के सिवा और कुछ दिखाई न देता था। वेद ने उस व्यक्ति की शक्ल देखने की जिज्ञासा से उसके चेहरे पर टॉर्च जलाई। सीधी रोशनी आंखों पर पड़ते ही वह व्यक्ति झेप पड़ा। तुम्हें कब से टॉर्च की रोशनी की जरूरत पड़ने लगी इंस्पेक्टर? यह बात सुन वेद हतप्रभ रह गया, मगर उसके चेहरे में एक मंद सी मुस्कान भी आ गई थी। उसने टॉर्च को गिरा दिया। जमीन पर लगते ही वह टॉर्च बंद पड़ गई। मेरी ही तलाश थी ना तुम्हें? वह व्यक्ति बोला, मगर मुझे नहीं पता था रात में निकलने वाले निशाचरों की आंखों को एक दिन टॉर्च की रोशनी का सहारा लेना पड़ेगा। इतना जल्दी खून सड़ने लगा तुम्हारा? उस व्यक्ति की व्यंग्यात्मक बात सुन वेद मुस्कुराया, बोला, चलो खुद ही सामने आ गए तुम। एक जंगल में 2 शिकारी नहीं रह सकते। बिल्कुल, उस व्यक्ति ने कहा, ना सिर्फ जंगल में बल्कि पूरी दुनिया में केवल एक ही शिकारी का राज होगा। और अचानक उस व्यक्ति के शरीर के रोंगटे मानो बढ़ने लगे। उसका सिर आकार बदलने लगा और उसके शरीर का कद भी लगातार बढ़ने लगा, और देखते ही देखते वह व्यक्ति मानो भेड़िया में परिवर्तित हो चुका था। उसे देख वेद बिल्कुल नहीं घबराया और उसकी आंखों की पुतलियां भी लाल हो गईं, और मानो सामान्य दांतों के सामने से पिशाची दांत की परतें आ गई हों। और पलक झपकते ही इंस्पेक्टर वेद पिशाच में परिवर्तित हो गया, और दोनों में काली मध्य रात्र के बीच भीषण महासंग्राम छिड़ चुका था। लगभग 8 फुट ऊंचे चौड़े मानव भेड़िया पर वह पिशाच भारी पड़ रहा था। भयंकर द्वंद से उठती आवाजें, चिघाड़ें पूरे गांव में गूंज रही थी, मगर किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु अपने घर से बाहर निकले। निशा डाक चुड़ैल उन सभी का शिकार न कर लेगी। अब मानव भेड़िया ने अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी। उस पिशाच की छाती पर चढ़कर उसने कहा, आज से मैं तुम्हारी बिरादरी को खत्म करने का अभियान शुरू करूंगा।
और उसने अपने नाखून उस इंस्पेक्टर भेष में घूम रहे पिशाच की छाती के आर पार घुसाने की कोशिश की, मगर पासा उल्टा पड़ गया। उस पिशाच ने उसके नाखूनों को तोड़ दिया और एक धक्के में वह भेड़िया मानो दूर जा गिरा। एक जोरदार दहाड़ पूरे गांव में गूंज उठी। यह कोई निशा डाक या चुड़ैल नहीं है। अपने डर को पीछे छोड़ लोग अपनी अपनी टॉर्च मशालें ले आवाज की दिशा की ओर भागे। दूर से चमकती रोशनी ने वेद पिशाच का ध्यान अपनी ओर खींचा। इससे पहले कि वह गांव वाले वेद की सच्चाई देख लें, वेद को जल्द से जल्द इस मानव भेड़िया को मारना होगा। उस मानव भेड़िए ने वेद के ऊपर पुनः प्रहार किया, मगर वेद ने इससे छुटकारा पाने का इंतजाम पहले ही कर रखा था। उसने कहा, तुम भृकंप की पीढ़ियों को हम क्षोभदंत की संतानें ही खत्म करेंगी। और उसने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस मानव भेड़िए के ऊपर तान कर चला दी, जो सीधे उसके मस्तक पर लगी और वहीं ढेर हो गया। दरअसल वेद ने पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था कि गांव में हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे एक वेयरवुल्फ या मानव भेड़िया का साया है। जिससे निपटने के लिए ही उसने पहले से ही सिल्वर बुलेट्स अपनी बंदूकों पर लगा ली थीं। जब सारे गांव वाले घटनाएं वारदात पर पहुंचे तो देखा एक बड़ा भारी भेड़िया जमीन पर मृत पड़ा है। वेद ने उन सभी को बताया कि गांव में घटित हो रही रहस्यमयी घटनाओं के पीछे कोई निशी डाक या शाक चुन्नी चुड़ैल नहीं, बल्कि यह महाकाय राक्षस था जिसे मैंने मार दिया है। लोगों ने इंस्पेक्टर वेद को अपने कंधों पर उठा लिया और जयघोष लगाया। उन्हें नहीं पता था कि उन्होंने एक खतरनाक पिशाच को अपने गांव में आमंत्रण दे दिया था। तो दोस्तों, यह रही आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें। इससे मुझे भी यह मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आगे कहानियां बनाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको कहानियां पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली सारे महायुद्ध के एपिसोड्स आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए शुक्रिया।